बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार यानी परिवारी जनों सहित मतलब अपने माता पिता सहित और भाई बहनों सहित एकदम हंसी खुशी और सकुशल होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं भाई, जिनके पेपर चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम, वो तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। और जिनका न्यू सेशन है, जो नई क्लास में आए हैं, उनकी मोस्टली बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गई। वो समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वैकेशन एंजॉय करने के साथ साथ इतना भी ध्यान रखें कि आपने जो अब तक सीखा है उसे भूल न जाए। इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहें, अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करते रहें। मैंने आपको बोला था कि मैं आज पढ़ाऊंगी आपको समास, तो अपने वायदे के मुताबिक आज हाजिर हूँ मैं समास लेकर के। ये समास जो टॉपिक है मेरे जूनियर स्टूडेंट्स के लिए वेरी यूजफुल है। 6 to 10th के स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे करते हैं, बीएड है, इसके साथ भी वे एग्ज़ाम्स जिनमें हिंदी आती है, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। आइए देखते हैं समास, डेफिनेशन, समास विग्रह और समास के भेद। तो सबसे पहले देखते हैं हम समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से एक नया पद बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पदों के मेल से एक नया पद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। ठीक है, जैसे गंगा प्लस तट, गंगा तट इज इक्वल टू गंगा का तट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो का आया है ना, ये एक विभक्ति है, ये कारक की विभक्ति है। किसकी विभक्ति है? कौन से कारक की विभक्ति है? संबंध कारक। ठीक है, तो इससे ये हुआ तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास ही ऐसा एक समास है जिसमें कि कारक की विभक्तियां इस्तेमाल होती हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे अमरनाथ समस्त पद है, अब इसको हम विग्रह करेंगे, अमर प्लस नाथ। और इसका जो समास विग्रह होगा क्या, मतलब इसको सही तरह से इसको समास में पेश किया जाए तो कौन सा समास हो गया? अमर है जो नाथ, माने कर्मधारय समास। ठीक है, क्योंकि अमर विशेषण और विशेष में ये डिवाइड हो जाएगा जो समस्त पद है, और विशेषण और विशेष का जोड़ा आता है कर्मधारय समास में। इसके बाद है समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास। इसमें इसमें डजेंट मैटर कि आप अव्ययीभाव को पहले रखते हैं कि तत्पुरुष को पहले रखते हैं। कुछ बुक्स में तत्पुरुष समास को पहले समास के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और कुछ बुक्स में अव्ययीभाव समास को पहले समास के रूप में बताया गया है। डजेंट मैटर, आप दोनों में से किसी को भी पहले रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपकी डेफिनेशन, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आप देखें, अव्ययीभाव समास है सबसे पहला पद। दूसरा जो समास है ये है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है कर्मधारय समास और छठवां है बच्चों बहुप्रिय समास। इसमें एक समास और है, उसे काउंटिंग में नहीं किया, काउंटिंग में गिना नहीं जाता है, लेकिन होता है नंज तत्पुरुष समास। वो तत्पुरुष का ही उदाहरण है, लेकिन उसे कहा गया नंज तत्पुरुष समास। नंज तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास का ये अपोजिट होता है। इसमें हमेशा नेगेटिविटी के साथ में शब्द आता है। जो भी इसमें समस्त पद बनता है वो नकारात्मकता का भाव लिए होता है, नेगेटिव फीलिंग लिए होता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी। पहले अभी हम नॉर्मली जो समास आपके बुक्स में दिए हुए उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है इधर आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति हो उसके अनुसार। ठीक है, अव्ययीभाव समास के कुछ अन्य उदाहरण देखें आप। आजीवन, इसमें अव्यय क्या है? आप, और इसका जब विग्रह करेंगे तो आ प्लस जीवन, जीवन भर। इसके बाद है भरपेट, भर प्लस पेट, इसको समास विग्रह कर दिया, भर प्लस पेट, पेट भरकर। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति अव्यय है और प्रति प्लस दिन माना हर दिन,
अव्यय क्या होते हैं बच्चों? अव्ययभाव समास में एक सबसे बड़ी इसे एक प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द अव्यय? अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर काल में, हर लिंग में, हर वचन में वो एक से रहते हैं। स्त्री पुरुष तीनों काल, दोनों वचन, सभी में आप उन्हें यूज करेंगे और वो एज इट इज यूज होंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना बहुवचन होने से वो बहुवचन बनेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अव्यय। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगला समास। तत्पुरुष समास को मैं लास्ट में डिस्क्राइब करूंगी, बड़ा समास। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका द्विगु समास। मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर पे जो तत्पुरुष समास आता है उसको मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि बड़ा समास है, फुर्सत से पढ़ाऊंगी। सेकंड नंबर पे इसलिए मैंने रखा है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। जैसे त्रिनेत्र, त्रि प्लस नेत्र, तीन है जिनके नेत्र या तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्रों का समूह या समाहार, समाहार माने समूह होता है। पंचरत्न, पंच प्लस रत्न, पांच रत्न। चौराहा, चौ प्लस राहा, चौ माने चार रास्तों का समूह। ठीक है, तो इससे समझ रहे हैं आप कि जिस समास में संख्यावाची शब्द आते हैं, जब समस्त पद में आपको जब भी संख्यावाची शब्द दिखता है आप समझ जाएं कि ये द्विगु समास है। इसके बाद है आपका चौथे नंबर पे द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब आपने जब भी पढ़ा होगा, द्वंद्व का मतलब होता है परस्पर विरोधी। ठीक है, द्वंद्व माने एक दूसरे से विरोधी भाव रखने वाले। इसी कारण से, क्योंकि इसमें जो पद आते हैं वो परस्पर विरोधी भाव रखने वाले आते हैं जोड़े के रूप में, जो हमेशा जोड़े के रूप में इस्तेमाल होते हैं और परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, इसलिए इस समास को द्वंद्व समास कहा गया है। इसमें आप देखें, इस समास में प्राय जोड़े के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द आते हैं जो कि एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। इस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई पद किसी से कम नहीं होता, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसीलिए द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे माता और पिता, माता पिता दोनों का हमारे जीवन में बराबर महत्व है। ऐसा नहीं कि इनमें से एक ज्यादा हो, माता अगर जरूरी है तो पिता भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दोनों लैंगिक विरोधी हैं। इसके बाद हानि लाभ, हानि और लाभ, जीवन में हानि भी होती है, लाभ भी होता है, दोनों परस्पर विरोधी हैं। ठीक है, इसके बाद है चौथे नंबर पे आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है बच्चों? इसकी दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन है जब आपका या तो दोनों पदों में, समस्त पद को जब विग्रह आप करेंगे तो दो पद बनेंगे, या तो दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो नंबर का में, या फिर नंबर खा के अनुसार, जिसमें नियम दिया है नंबर खा, इसके अनुसार दोनों पदों में उपमेय और उपमान का संबंध हो। दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे कि कर्मधारय समास वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, अकर्मधारय समास मौजूद रहेगा। देखते हैं दोनों ही कंडीशन के अंदर। जैसे चरण कमल, चरण है जो कमल, इसमें आप देखें कमल क्या है, चरण क्या है बच्चों? उपमेय है। चरण क्या? उपमेय है। उपमान क्या है? कमल। ठीक है, घन श्याम, घन है जो श्याम, ठीक है, घन है जो, इसमें देखें चरण कमल, चरण है जो कमल, जिसमें चरण क्या है? उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान है। जो उपमेय होता है ना बच्चों, वो एक साधारण वस्तु होती है, और उपमान एक विशेष वस्तु होती है जो कि मोस्टली नेचुरली होती है, प्राकृतिक होती है। ठीक है, घन श्याम, घन है जो श्याम, घन माने बादल, बादल का पर्यायवाची है घन, ठीक है, जो कि एक विशेष्य है, और श्याम माने सांवला या काला, जो कि एक विशेषण है। दूसरी कंडीशन फॉलो होती है। वचनामृत, वचन है जो अमृत, तो इसमें अमृत क्या है? विशेषण है, और वचन क्या है? विशेषण है। तो आपने देखा तीन उदाहरण है कर्मधारय के, तीनों में ही उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध है। अब बच गया आपका दो समास, एक तो बहुब्रीहि समास
और एक आपका तत्पुरुष समास। इसको मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। अच्छे से आप अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय करें। और बोर्ड स्टूडेंट्स, फोकस्ड योर स्टडी बच्चों। यू हैव ओनली 1 और 2 लास्ट एग्जाम्स। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों, जय हिंद।